Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फिर हम लोग डेरिवेशनल पार्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पास कि फ्रिक्शन जो हमारे पास होता है उसके केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। पहले आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोग एक छोटी सी बात कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रिएक्शन के। तो ये कहता है जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें रिएक्शन मिलेगा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास रहेगा रिएक्शन। ये हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, ये बराबर हो जाएगा म्यू आर। तो देखिएगा इस म्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस म्यू का जो मतलब हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा, इस म्यू को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसका नाम रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग इसको नाम देंगे। अगर मैं यहां से म्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, एफ बाय आर। तो इसका मतलब इट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द रिएक्शन, फोर्स टू द गिवन रिएक्शन या फोर्स टू द रिएक्शन हम लोग इसको नाम दे देंगे। याद रहेगा यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस भी हमारे पास रहेगा। याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास रहेगा फ्रिक्शन, हम लोग उसको नाम देंगे। अब इसके बाद छोटी छोटी दो तीन बातें हम आपको याद रखनी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हमारे पास ये हो गया, जैसे हमने कहा इधर हमारे पास है फोर्स, इधर है रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन और फोर्स का ये हो गया रिजल्टेंट, रिएक्शन और फोर्स का रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा ना, उस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, इसका नाम रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको याद रखना है, तो याद रखना है इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ, लिख सकते हो आप लोग इसको, इट इज द एंगल बिटवीन द resultant of force and reaction mixed with the normal reaction। जो रिएक्शन के साथ जो हमारे पास है जो एंगल बनाएगा ना, उसको हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग उसको नाम देंगे। तो क्या कहता है, फोर्स और रिएक्शन का रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा ना, इस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको याद रखना है, छोटी सी डेफिनेशन है, इसके बेस पे हम लोग कई बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। हम लोग ऐसे तो यूं कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज है, लेकिन ऐसे हमें नहीं बोलना है। देखिएगा ये कोई चीज मैंने यहां रख दी, अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लूं तो एंगल तो अब भी बन गया, लेकिन अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा। देखो जैसे जैसे हम इस एंगल को ऐसे बदलते चलेंगे, एक जगह ऐसी आएगी जहां ये बॉडी जस्ट टू मूव, चलने को तैयार होगी, ठीक है ना। याद रखना एंगल ऑफ रिपोज जो हमारे पास रिपोज रहेगा, हर कोई एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता। मान लो हमने ये हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे बॉडी रख दी, अब मैं धीरे धीरे इसको ऊपर उठा रहा हूं, देखो जिस जगह ये जस्ट टू मूव चलना स्टार्ट करेगा, तो उस केस में जो एंगल बढ़ेगा ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो याद रखना है इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट टू मूव। तो आपको याद रखना है इट इज द एंगल बिटवीन inclined plane and the horizontal line when body just to move, जब बॉडी चलने के लिए जस्ट तैयार हो जाए उसको हम लोग क्या नाम देंगे, when body just to move। याद रखना उसका नाम होगा हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए इसी के बेस में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा डेरिवेशन हमारे पास आएगा, वो आपको ध्यान से सुनना। वो क्या कहता है,
ये कहते हैं व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, जब एक बॉडी रुकी होगी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। और रफ सरफेस की बात हो रही है, ध्यान से सुनना है। व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए क्या कहता है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जब कोई बॉडी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेस्ट में होगी, रुकी होगी, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हमने बना दिया इंक्लाइंड प्लेन, एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां एक बॉडी रुकी हुई है, देखिएगा ध्यान से, यहां बॉडी रुकी हुई है। तो आप एक बात जानते हैं, बॉडी चाहे कैसे भी, उसका वेट हमेशा कहाँ रहेगा, mg, वेट हमेशा रहेगा नीचे की तरफ mg। लेकिन रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, रिएक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन R, ऐसे, ठीक है। अब याद रखना है जो वेट है ना, इसके साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, तो ये mg, तो इधर क्या हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब हमने एक बात बोली, जब बॉडी जस्ट टू मूव, चलने के लिए तैयार है, एंगल ऑफ रिपोज में, अगर बॉडी चलने के लिए तैयार है तो बॉडी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, और जब बॉडी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब इसका फ्रिक्शन जो रहेगा वो रहेगा ऊपर की तरफ। ये बात आपको याद रखनी है। जो वेट ऑफ द बॉडी mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज mg cos थीटा, सेकंड वन इज mg sin थीटा। अब बॉडी जस्ट टू मूव, चलने वाली है, तो इसका नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो बॉडी का जो बॉन्ड होगा उसमें खिंचाव होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो पहले तो आपको सारी कहानी लिखनी है, तो पहले आपको लिखना है mg sin थीटा, mg sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन R। mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन R, तो R बराबर हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा। पहले आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा कि कौन कौन किसको बैलेंस कर रहा है, कैसे याद रहेगा। जैसे हम लोग यूं कहते हैं, किसी एक बॉडी को एक बंदा बराबर ताकत से इधर खींच रहा है, दूसरा बंदा उतनी ताकत से उधर खींच रहा है, दोनों बराबर ताकत से, तो बॉडी अपनी जगह रुकी रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हो गए, बराबर हो गए, याद रखना है। तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा, इसको नीचे कौन खींच रहा है, mg sin थीटा, ऊपर कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इक्वेशन नंबर हमारे पास रहेगा 2। अब यहां से मैं दो बातें इसकी डिस्कस कर सकता हूं। एक तो हम डायरेक्ट रिजल्ट से भी इसको बना सकते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं 1 और 2 को, तो जैसे हमने कहा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, मैंने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा f डैश बाय r। पता है, यहां से इसको मैं ना रिलेशन भी बोल सकता हूं, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो। आप इसको हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं, जैसे किताबों में दिया गया है। तो यहां से हमने कैंसिल कर दिया, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा f डैश बाय r, ये हो जाएगा। और f डैश आपको पता है किसके बराबर होता है, म्यू r के। तो मैं क्या रख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू r बाय r से r कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू, ये हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट था, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम यूं भी बता सकते थे, कई बार किताब में यूं लिख देते हैं इसी चीज को कि एफ डैश बराबर म्यू आर, ये हो गया। तो एफ डैश बराबर म्यू आर की जगह एमजी कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यही सेम कंसेप्ट जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल के तौर पे भी डिस्कस हो सकता है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, एंड द एंगल ऑफ रिपोज, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन बताओ। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक बॉडी को हमने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर बॉडी रेस्ट में है, इन दैट केस क्या होगा। तो आपको अपने लेवल से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ऐसा ही एक टॉपिक हॉरिजॉन्टल के ऊपर जब हम बॉडी को रखेंगे वहाँ भी आपको मिलेगा, बस वहाँ क्या रहेगा, कंपोनेंट में हम लोग नहीं तोड़ेंगे, वहाँ डायरेक्टली हमारे पास रिएक्शन, वेट, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों आमने सामने रहेंगे।
तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर, रिएक्शन और वेट बराबर, फिर हम एफ डैश इज इक्वल टू म्यू आर फॉर्मूला लगा के हम उसको सोल्व कर देंगे। अगली क्लास के अंदर मैं आपको वो टॉपिक उसी तरीके से समझाऊंगा। आज मैंने इंक्लाइंड प्लेन से समझाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।